गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, बुढ़ापे में किसके भाग्य में औलाद का सुख नहीं होता? यह 4 बातें बुढ़ापे में बहुत काम आएंगी। इन्हें ध्यान से सुनना। कहते हैं हर किसी के जीवन में बुढ़ापे का आगमन जरूर होता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, बुद्धिमान हो या मूर्ख, सुंदर हो या कुरूप, कमजोर हो या ताकतवर। बुढ़ापा कभी रहम नहीं करता, ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि बुढ़ापा जब आता है तो नजर मंद पड़ने के साथ साथ बुद्धि भी मंद पड़ जाती है, जिसके कारण इंसान में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसे में घर में क्लेश होने की संभावना बढ़ जाती है। उस स्थिति में बहू और बेटा उनकी केयर करना छोड़ देते हैं। एक तो बीमारियों से घिरा हुआ वो बूढ़ा शरीर और ऊपर से बहू और बेटा ध्यान ना दे तो बुढ़ापा और भी ज्यादा दुखदायी हो जाता है। अब सवाल यह है कि बुढ़ापे में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे बुढ़ापे में हमें और कोई दुख तकलीफ ना हो। तो चलिए संगत जी, राधा स्वामी शब्द चैनल के माध्यम से इस साखी से समझते हैं कि बुढ़ापे में किसके भाग्य में औलाद का सुख नहीं होता। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अमीर आदमी रहता था। उसका बहुत बड़ा कारोबार था। देश विदेश में व्यापार करके जब उसने खूब धन कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, धन तो आपने खूब कमा लिया, अब अपना विवाह करके अपनी गृहस्थी को भी आगे बढ़ाओ। हम भी अब बूढ़े हो चुके हैं, मरने से पहले पोता पोती का सुख भोग लें तो जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। घर में जब बहू आ जाएगी तो हमारे लिए भी कुछ सुख हो जाएगा। संगत जी, एक बात बताओ, इस संसार का एक नियम है, कोई भी सुख हमें तब तक सुख लगता है जब तक वो सुख हमसे दूर रहता है। उसे प्राप्त कर लेने पर हमें वही दुख लगने लगता है। दूर से देखने पर रेगिस्तान में बालू भी पानी के समान दिखाई देती है। कोई प्यासा आदमी जो पानी की तलाश में भटक रहा है, वो तो उसे पानी समझकर बड़ा खुश होता है, लेकिन जब पास पहुंचता है तो बालू को देख दुखी हो जाता है। ऐसे ही इस संसार के दुख है, दूर है तब तक तो सुख है, पास आ गए तो फिर वही दुख बन जाते हैं। माँ बाप भी जब बेटे की शादी होती है तो बड़े खुश होते हैं। कई सपने उनकी आंखों में होते हैं कि घर में जब बहू आएगी तो हमारे लिए सुख हो जाएगा। लेकिन बहू आने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है, धीरे धीरे सब बदल जाता है। जो सोचा था उसके उल्टा हो जाता है। जिस बहू और बेटे को लेकर मन में सुखों की कल्पना की थी, आज उन्हीं से दुख मिल रहा है। अब वे अपने दुर्भाग्य को कोस रहे हैं। समझ में नहीं आता कि बहू बेटों में कमी है या फिर स्वयं में। जो सास बहू के आने पर बड़ी खुशी मना रही थी, मोहल्ला पड़ोस में अपनी बहू की बढ़ाई करते नहीं थकती थी, 2-4 साल के बाद वही सास उसी बहू की पड़ोस में जाकर बुराई करने लगी। अब ऐसा क्या हो गया जिसमें पहले सुख नजर आ रहा था, अब दुख लगने लगा? इसी बात को हमें ठीक से समझना है संगत जी। उधर उन बुजुर्ग माँ बाप ने अपने बेटे पर शादी करने के लिए दबाव बनाया। लड़के ने कहा, पिताजी, आपकी खुशी के लिए मैं विवाह तो कर लूंगा, पर मुझे लगता है कहीं शादी करके मैं उलझन में ना पड़ जाऊं। क्योंकि लोग कहते हैं शादी करने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, आजादी खत्म हो जाती है, आने वाली लड़की हमारे ऊपर बोझ ना बन जाए। तब माँ बाप ने कहा, बेटा, कैसी बातें करते हो? विवाह मनुष्य की जरूरत है। शादी के बाद संतान की उत्पत्ति होती है, संतान से ही वंश आगे चलता है, पुत्र से ही पिता का मोक्ष होता है। पत्नी मनुष्य के जीवन की संगिनी होती है, दुख और सुख की घड़ी में पति का साथ नहीं छोड़ती। जिंदगी में जब जब विपत्ति आती है तब पत्नी ही पुरुष की हिम्मत बनती है, उसे कई गलत रास्तों पर चलने से रोकती है। उसके आने से घर में कुछ सहूलियत हो जाती है। घर पूर्ण रूप से घर तभी बनता है जब घर में स्त्री का आगमन होता है। माता पिता के बहुत समझाने पर लड़का विवाह करने के लिए राजी हो गया। माँ बाप ने उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर विवाह करा दिया। सुंदर और संस्कारी पत्नी को पाकर लड़का भी बहुत खुश हुआ और उसके माता पिता भी बड़े प्रसन्न रहने लगे। अब तो हंसी खुशी के साथ वे सब जीवन गुजारने लगे।
बहू अपने पति के साथ अपने सास-ससुर का भी खूब अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्हें समय पर भोजन पानी दिया करती थी। उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देती थी। धीरे धीरे समय बदलने लगा। समय के साथ लड़के के माता पिता और भी अधिक बूढ़े होते चले गए। शरीर और भी ज्यादा कमजोर हो गया और उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। बूढ़े होने के कारण वे सारा दिन तरह तरह की बातें करते रहते थे। जब भी किसी काम की कहते तो ऐसा लगता था जैसे वे गाली दे रहे हों। उनका ऐसा व्यवहार लड़के की पत्नी को पसंद नहीं आता था। वो अपने सास-ससुर के स्वभाव से परेशान होने लगी थी। जब भी वह पलटकर जवाब देती थी तो घर में झगड़ा होने लगता था। शाम को जब उसका पति घर पर आता तो वह अपने पति को सारी बात बताती थी कि आपके माता पिता किसी ना किसी बात को लेकर रोज मुझसे लड़ते हैं। यदि उनका यही हाल रहा तो मैं किसी दिन ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे अब उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती। पत्नी की बात सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता है कि तुम दोनों अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। माँ बाप ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी हमसे व्यर्थ में झगड़ती रहती है। हम किसी काम की कहते हैं तो सुनती नहीं है। एक एक दो दो घंटे हो जाते हैं तब कहीं हमारी बात सुनती है। लड़का जब माँ बाप की सुनता था तो वे पत्नी पर आरोप लगाते थे और पत्नी की सुनता था तो वो माँ बाप में गलतियां निकाल कर रखती थी। लड़का बड़ा परेशान हो चुका था। आखिर किस में कमी निकाले, किसको समझाए। रोज रोज के झगड़ों से उसकी पत्नी भी तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तक तो वो अपने सास-ससुर के व्यवहार को बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने माता पिता के घर रूठ कर चली गई। अपनी पुत्री को जब पिता ने देखा कि वो अपनी ससुराल से अकेली आई है तो पिता समझ गया कि जरूर मेरी बेटी अपनी ससुराल से लड़ झगड़ कर आई होगी। उन्होंने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम दामाद जी के साथ क्यों नहीं आई? अकेले आने का कारण क्या है? तब लड़की ने पूरी बात अपने माँ बाप को सुनाई और बोली, पिताजी, अब मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक मेरे बूढ़े सास-ससुर उस घर में रहेंगे तब तक मैं अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी। रोज रोज के क्लेश से मेरा जीवन नर्क बन गया है। वहां रहकर मेरा दम घुटता है। ना मैं मर पा रही हूं, ना जी पा रही हूं। इसलिए मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। बेटी की बात सुनने के बाद उसके माता पिता ने कहा, बेटी तुम आ गई तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, आराम से रहो। परंतु हम जानते हैं कि किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता तब तक ही बेटी का घर माता पिता का घर है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो ससुराल ही उसका असली घर है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जैसे भी बने दुखद तकलीफ को सहन करते हुए तुम्हें अपने घर पर ही रहना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये बातें होती रहती है, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने सास-ससुर से परेशान होकर आई हो तो बेटी, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। वे बूढ़े हो चले हैं। समय के साथ उनकी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई होगी। तुम्हें उनकी बातों को सहन करना चाहिए। बूढ़े लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। लड़की कहने लगी, पिताजी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कहां तक बर्दाश्त करूं? बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। यदि वे लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते हैं, समय पर किसी कार्य की कहते हैं और मैं नहीं करती हूं तो मेरी गलती है। मैं उनका हर काम समय पर करती हूं, फिर भी वे लोग मुझे भला बुरा कहते हैं और मुझे तरह तरह के ताने देकर प्रताड़ित करते हैं। यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में जो बहू आई है उसका चाल चलन ठीक नहीं है। कहते हैं कि हमारा लड़का इतना कमाता है फिर भी हमारी बहू हमें कुछ खाने को नहीं देती। इस तरह की बातें वे गांव वालों से करते हैं और हमेशा ही मेरे पकाए हुए खाने में नुक्स निकालते रहते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को तो खाना बनाना आता नहीं, वो हम लोगों को समय पर भोजन नहीं देती, इसीलिए हम दोनों समय से पहले बूढ़े हो गए हैं। और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी? मैं भला उन्हें क्यों मारूंगी?
जब अपनी बेटी की बातें वो पिता सुनता है तो उसे अपनी बेटी की बातों को सुनकर बड़ा ही दुख होता है और अपनी बेटी से कहता है, पुत्री, तुम चिंता ना करो। इस बारे में मैं तुम्हारी ससुराल जाकर तुम्हारे सास-ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर वे लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। संगत जी, अगले दिन लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर ससुराल जाते हैं। ससुराल पहुंचकर उन्हें उनके दामाद तो नहीं मिलते, लेकिन सास-ससुर घर पर ही थे। लड़की के माता पिता दोनों के सामने इस बात को रखते हैं, लेकिन वे लोग बूढ़े हो चुके थे और उनके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उल्टा वे दोनों लड़की के माता पिता से ही झगड़ने लगे। लड़की के माता पिता ने काफी समझाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उदास मन से अपने घर की ओर लौटने लगे। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक संत महात्मा दिखाई दिए, जिनके हाथ में एक कमंडल था और उनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी। जब लड़की के माता पिता उस महापुरुष के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वह महात्मा बड़े ही पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है। लड़की के माँ बाप ने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गए। जब साधु महाराज ने पूछा, पुत्र, तुम्हारी क्या परेशानी है, तो लड़की का पिता कहने लगा, महाराज, मैं बड़ी उलझन में फंसा हुआ हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब साधु महाराज कहते हैं, हे बच्चा, तुम्हें जो भी परेशानी है उसे मुझे साफ साफ बताओ। मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई समाधान जरूर कर दूंगा। तब लड़की का पिता कहता है, हे गुरुदेव, कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी इसी गांव में की थी। लोग बहुत ही अमीर हैं। जिस लड़के से हमने अपनी पुत्री का विवाह किया था वो लड़का तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं हैं। वे बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण रोज मेरी बेटी को तंग किया करते हैं। मेरी बेटी के बारे में गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी अपनी ससुराल छोड़कर मेरे पास लौट गई और मेरे पास रहने की जिद करने लगी। अब ऐसे में आप ही बताइए कि कोई पिता अपनी शादीशुदा पुत्री का जीवन भला कैसे काट सकता है। लड़की के पिता की ऐसी बातों को सुनकर वह सन्यासी कहने लगा कि, हे पुत्र, यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे उन लोगों के पास ले चलो। मैं उन्हें कुछ शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें कुछ बातें बताऊंगा। यदि वे मेरी बताई हुई बातों को समझ जाएंगे और उन्हें अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। वे कभी आपकी बेटी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे और आपकी बेटी भी खुश रहेगी। अब तो लड़की के माता पिता ने उन महात्मा जी को अपने साथ लिया और अपनी बेटी की ससुराल में पहुंच गए। महात्मा जी ने लड़की के माता पिता को दरवाजे पर रुकने को कहा और स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर दोनों लड़की के सास-ससुर बैठे हुए थे। उधर जब लड़की के सास-ससुर ने साधु महाराज को देखा तो वे दोनों उठकर खड़े हो गए और साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर उस लड़के के माता पिता ने उन महात्मा जी से खाने पीने के बारे में पूछा। साधु महाराज ने कहा, मैं तुम लोगों के घर पर जी भर के खाना खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सन्यासी की बात सुनकर दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे, आपकी सभी बातें हम मानने को तैयार हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। महात्मा जी ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भोजन मुझे कराना। संगत जी, उसके बाद साधु महाराज कहने लगे कि मैंने सुना है कि आप लोग बूढ़े हो चुके हो और बूढ़े होने के कारण आपको लोग परेशान करते हैं। घर में आपकी बहू भी आपको बहुत परेशान करती है। साधु महाराज की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने ठीक सुना है। हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कदर नहीं करती। वो हमेशा हमें परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है जैसे आज हम बूढ़े हुए हैं वैसे ही कुछ समय बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा, और ये सब जानते हुए भी वो हम दोनों को बहुत परेशान करती है। तब साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्त परेशानियों को मिटा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी।
यदि तुमने मेरी ये बातें मान ली और उन्हें अपने जीवन में उतार लिया, फिर देखना आपके दिन कितने सुख से कटते हैं। मैं आपको आपके सुखी जीवन के लिए ये 4 बातें बता रहा हूं, जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा खुश रह सकते हैं और कभी आपकी बहू या आपका बेटा आपको परेशान नहीं करेगा। संगत जी। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने उन बुजुर्गों को उपदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहली बात बताई कि आपको हमेशा मेरी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बोलते समय अपनी बातों पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी शक्ति है कि आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और आप अपनी वाणी से किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए तुम्हें अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा। मान लो अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं और मुझसे बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तो मैं आपसे नाराज होकर चला जाऊंगा, मैं आपसे जुड़ नहीं पाऊंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपनी बातों को सोच समझ कर बोलिए और अपनी वाणी में मधुरता लाइए, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि जिस वाणी में मिठास नहीं, वो वाणी विष के समान होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी वाणी विष उगलती है, तो बोलने से अच्छा है कि आप मौन रहें और कोई बात बोले तो उससे पहले उस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो अगले व्यक्ति को कैसी लगेगी, उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, मेरी इन बातों से सामने वाले को क्या फायदा होगा। यही सब बातें सोचकर हमें अपनी बातें दूसरों के सामने परोसनी चाहिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। उसे लगता है कि मैं ठीक बोलता हूं, लेकिन सामने वाले को उसकी बातें हमेशा चोट पहुंचाती हैं। इसीलिए जब भी बोले, सोच समझकर बोले। उन दोनों बुजुर्ग दंपत्ति ने साधु महाराज की इन बातों को सुना और कहने लगे कि ठीक है, आज से हम आपकी इस बात का पालन करेंगे और जब भी कुछ बात कहेंगे तो सोच समझ कर कहेंगे। तब साधु महाराज दूसरी बात बताते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें कोई चीज मांगनी है तो हमें उचित समय पर मांगनी चाहिए। हमें दूसरे के समय और परिस्थिति को समझकर चलना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको भूख लगी है और उस समय बहू खाना बना रही है। यदि उस समय आपने भोजन मांग लिया तो वो भोजन कहां से दे पाएगी, क्योंकि उस समय तो भोजन तैयार ही नहीं हो पाया है। अब आप चिल्लाते रहोगे तो उधर बहू को भी सुनकर गुस्सा आएगा और आपको भी समय पर भोजन नहीं मिल पाएगा। फिर दोनों के बीच झगड़ा होगा। तो हमें यह सोचकर कुछ चीज मांगनी चाहिए कि जिस समय हम मांग रहे हैं वो उस समय उपलब्ध है या नहीं है, या सामने वाला हमें वो वस्तु देने के लिए तैयार है या नहीं है। अब मान लीजिए आपकी बहू स्नान कर रही है, उस समय आप किसी वस्तु को मांगते हैं, तो उस अवस्था में आपकी बहू आपके द्वारा मांगी गई वस्तु को तुरंत नहीं दे पाएगी। अब यदि वह स्नान करने के बाद आपको वो वस्तु पहुंचाएगी तो आपको बड़ा बुरा लगेगा कि मैंने जब मांगा तो नहीं दिया, इतनी देर बाद आई है, ये तो मेरी बातों को अनसुना करती है। यही सब बातें सोच सोच कर आपको क्रोध आएगा और घर में तकरार होनी शुरू हो जाएगी। आपको यह समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम सामर्थ्यवान होते हैं, जो चीज चाहें वो स्वयं पा सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति पहले अपना काम करता है, बाद में आपकी सुनता है। यदि कोई किसी काम में व्यस्त है, उसके बाद ही वह आपको कोई वस्तु लाकर देगा। इसलिए दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। कई बार यह भी हो जाता है कि आपकी बहू किसी काम से बाहर गई है या घर में नहीं है और आप कोई चीज मांग रहे हैं, तो आपकी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में आपकी बहू आपको वो वस्तु नहीं दे सकती। कई बार उसकी तबीयत खराब है और तबीयत खराब होने पर भी वह आपके मांगने पर तुरंत आपके पास वो वस्तु नहीं ला सकती। ऐसे में आपको उस बात को लेकर कभी नाराज नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि आपकी बहू आपकी बातों को सुनती ही नहीं है, वो भला कैसे सुनेगी? बीमार व्यक्ति एकदम से कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए आपको समय और परिस्थिति को समझना चाहिए कि हम कब क्या चीज मांग रहे हैं और जिससे मांग रहे हैं वो उस समय देने की स्थिति में है या नहीं है। संगत जी, महात्मा जी की दूसरी बात उन बुजुर्ग दंपत्ति ने बड़े ध्यान से सुनी और कहा, महाराज, आज से हम ये भी बात ध्यान रखेंगे।
हम जब भी कोई चीज मांगेंगे तो पहले देख लेंगे कि हमारी बहू वो वस्तु देने की स्थिति में है या नहीं है, वो तभी मांगेंगे। संगत जी, तब साधु महाराज कहते हैं कि अब मैं तुम्हें तीसरी बात बताता हूं। कई बार भोजन में कमी हो जाती है, भोजन आपके मन के मुताबिक नहीं बन पाता है, तो उस समय खाना बिगड़ जाने पर उससे झगड़ना नहीं चाहिए। मान लो आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय नमक कम या ज्यादा हो सकता है, मिर्च कम या ज्यादा हो सकती है, रोटी जल भी सकती है, और उसने वही भोजन आपके आगे परोस दिया। आपने उस भोजन को चखा और चखते ही आप मुंह बनाने लगे और कहने लगे कि भोजन में तो स्वाद ही नहीं है। तरह तरह के नुक्स निकालने लगे। इससे आपके शब्द आपकी बहू को बहुत बुरे लगेंगे। वो अपना अपमान समझेगी, आपकी बातें उसे ठेस पहुंचाएंगी। भाई, गलतियां तो सबसे हो जाती है। जब आप लोग जवान थे तो भोजन बनाते समय आपसे भी भूल हुई होगी। तो क्या आपके माता पिता ने आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था? मान लो अगर आपके माता पिता ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा तो उस समय आपको कैसा लगा होगा? इसलिए हमें दूसरे के काम में कमी निकालने से बचना चाहिए, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। गलतियां सभी से होती हैं। भोजन बनाने में थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो हमें उसे सह लेना चाहिए और अपनी बहू को बताना चाहिए कि बेटी, आज भोजन में ये कमी है, आगे से इस बात का ध्यान रखना। यदि आप ये बात प्रेम से बताओगे तो वो उस चीज पर गौर करेगी और आपके शब्दों से उसे पीड़ा भी नहीं होगी, और वह सोचेगी कि हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं कि हमें कोई बात है तो प्रेम से समझा देते हैं। अब यदि उसके भोजन में आप रोज कमियां ही ढूंढते हो, इससे उसे बहुत तकलीफ होती होगी। इसलिए इस बात से हमेशा बचिए। ऐसा करने से घर में हमेशा कलह ही मचती है। अगर कभी कभार भोजन बिगड़ भी जाए तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए और प्यार से समझाना चाहिए। संगत जी, महात्मा जी की तीसरी बात सुनकर वे दोनों बुजुर्ग दंपत्ति कहने लगे, साधु महाराज, हम आपकी तीसरी बात भी समझ चुके हैं, आगे से हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तब महात्मा जी उन दोनों को चौथी बात बताते हैं। चौथी बात यह है कि हमें अपने परिवार के हालातों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। मान लीजिए आपके परिवार में पैसे की कमी है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, आपकी बहू अच्छी नहीं है या वो अच्छा खाना नहीं बनाती, वो आपका कहना नहीं मानती, या फिर घर परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या है और आप उस समस्या को दूसरे लोगों को बताते हैं, तो आपका ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि बाहर वालों को जब तुम अपने घर की बातों को बताते हो तो उस समय वह दिखावे के लिए तो आपके साथ हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, और वही लोग एक की चार बनाकर तुम्हारी बहू और बेटों से कह देते हैं। इससे घर में और ज्यादा क्लेश बढ़ जाता है, और तुम यहां हमें उपदेश देने आ गए, इसलिए वहां पर तुम्हारे बेटे का सम्मान नहीं होगा। वे लोग तुम्हारे बेटे को भला बुरा कहेंगे कि बुढ़ापे में तुम लोग अपने माता पिता को परेशानी देते हो, पहले अपने घर की समस्या हल करो। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने घर की बात कभी बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। कई बार आपके घर का झगड़ा जब दूसरों के कानों में पहुंच जाता है तो बाहर वाले लोग इस मौके का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। संगत जी, महात्मा जी की चौथी बात वे दोनों बुजुर्ग भली भांति समझ चुके थे। कहने लगे, महाराज जी, आज से हम आपकी इस बात का भी अपने जीवन में बड़ी अच्छी तरह से पालन करेंगे। हमसे बड़ी भूल हो गई। हम लोग तो अपने घर के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपनी बहू बेटों के बारे में ये बातें अपने मोहल्ले पड़ोस में बता देते थे। हमसे गलती हो गई, ये हमने ठीक नहीं किया। अक्सर हमने गुस्से में अपने गांव में ये बात कही कि हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं, हमें कभी समय पर भोजन पानी नहीं मिलता। इन बातों को तो हमने पूरे गांव में फैला दिया है। तब महात्मा जी बोले, तुम्हारी यही बातें तो तुम्हारे दुख का कारण है। अगर आप लोग घर की बातों को पूरे गांव में फैला दोगे तो एक ना एक दिन आपके ऊपर वो परिस्थितियां आ जाएंगी जिसके कारण आपको दुखी रहना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना मानो,
आज से अपने घर की बातों को दूसरों के सामने कभी साझा मत करो और जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें आप अपने जीवन में पालन करो। ये आपके बुढ़ापे में बहुत काम आएंगी। जो व्यक्ति इन 4 बातों को अपने जीवन में अपनाता है तो उसके जीवन में कभी कोई दुखद तकलीफ नहीं आती और वो हमेशा खुश रहता है। उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। उसके बहू और बेटा बुढ़ापे में अपने सास ससुर की खूब केयर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। संगत जी, इस प्रकार से साधु महाराज ने 4 बातें उन दोनों को बताई। वे दोनों कहने लगे, महाराज, आपकी इन 4 बातों को हम भली भांति याद रखेंगे और इनका पालन करेंगे। अब तो आप भोजन कर लीजिए। साधु महाराज कहते हैं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मेरी बात तब खत्म होगी जब आपकी बहू और बेटा मेरे सामने होंगे, क्योंकि उन्हें भी मुझे कुछ शिक्षा देनी है, कुछ बातें मुझे उनसे भी कहनी है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। पहले आप अपने बेटे और बहू को बुलाइए, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। तब वे दोनों बुजुर्ग अपने बेटे और बहू को बुलाते हैं और वे दोनों साधु को प्रणाम करके उनके पास बैठकर बातें सुनने लगते हैं। साधु महाराज कहते हैं, आप लोग भी कुछ बातें सुन लो जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। इतना कहकर साधु महाराज उन दोनों पति पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति नौजवान होता है तो उसके अंदर तरह तरह की शक्तियां होती है। वो उस समय बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि यदि उसके घर में उसके बुजुर्ग माता पिता हैं और उन्होंने उससे कुछ कह दिया है या कोई ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर बुरा लगा है, तो जवान बच्चों को समझना चाहिए कि ये अब बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने के कारण उनकी जुबान फिसल जाती है और जवानी की अपेक्षा बुढ़ापे में दिमाग थोड़ा कम चलता है और उन्हें खुद पता नहीं होता कि वे क्या बोल रहे हैं। उनकी इन बातों को लेकर कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और ना ही उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बूढ़े लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जो भी व्यक्ति इनकी बातों को दिल से लगा लेता है वो हमेशा परेशान रहता है। दूसरी बात, मान लो आपके माता पिता ने आपको डांट दिया है या कोई दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात कह दी है या बिना बात के तुमसे झगड़ा करने लगे या आपकी पत्नी से कह दिया कि भोजन ठीक नहीं बना, तो आप लोगों को पलटकर जवाब नहीं देना है। उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना है। आपको सोचना है कि हमारी किसी गलती की वजह से भोजन बनाने में कोई कमी हुई है तो हमें पहले उस कमी को सुधारना है। अगर भोजन बनाने में कोई कमी नहीं रही है तो चुपचाप उनकी बातों को सहन कर लेना है, क्योंकि बुढ़ापे के समय में वे कुछ भी कह सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बुढ़ापे में वे हमेशा गलत बात ही बोलेंगे। अगर आप लोग कोई गलत कार्य करते हो तो वे जरूर रोकेंगे, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा वे जिंदगी जी चुके हैं। उनके पास जीवन जीने का अनुभव है। उन्हें ज्यादा पता है कि कौन सा कार्य आपके हित में है और कौन सा आपके अहित में। यदि वे अपने अनुभव से आपको किसी कार्य के लिए रोकते हैं तो उनकी बातों को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्हें पता है कि क्या करने से आपका फायदा होगा और क्या करने से आप मुसीबत में पड़ जाओगे। बेटों को भी सोचना चाहिए कि माता पिता बुढ़ापे के समय में कुछ भी कह सकते हैं। हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि में और छोटे बच्चे की बुद्धि में ज्यादा अंतर नहीं होता। यदि वे हमसे लड़ते हैं या कुछ कहते हैं तो हमें सह लेना चाहिए, उनसे झगड़ना नहीं चाहिए। अगर हम उनसे झगड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में परेशानियां और बढ़ती चली जाएंगी। कई बार जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उनकी जुबान ज्यादा चलने लगती है तो उससे तंग आकर बहू और बेटा सोचते हैं कि इन्हें किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, यदि आप ऐसा करते हो तो ये भी सोचना कि भविष्य में आप भी जब बूढ़े पड़ोगे और आपके बच्चे होंगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप कर रहे हो। हमें अपने बूढ़े माता पिता की वजह से चाहे लाख परेशानी हो, हमें उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखता है वो हमेशा दुखी रहता है। और ये बात भी सुन लो, अगर आपके माता पिता से कोई भूल हो गई है, उन्होंने किसी को कुछ कह दिया है या तुमसे छुपाकर किसी को पैसे दिए हैं या उनसे कोई बड़ी भूल हो गई है,
तो ऐसा नहीं है कि आप अपने माता पिता को उल्टा सीधा बोलने लगो। इसके विपरीत आपको उन्हें प्यार से समझाना चाहिए कि देखो, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसके कारण हमें नुकसान हो गया। आगे से आप इस बात का ध्यान रखना। अपने माता पिता को प्यार से समझाओगे तो वे समझ जाएंगे। उन्हें मारना पीटना या गाली देना बदतमीजी होगी। जो लोग ऐसा करते हैं वे अपने जीवन में याद रखना कि एक दिन पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। बहुओं को यह सोचना चाहिए कि कभी कभी सास ससुर छोटी मोटी बात कह देते हैं, लेकिन घर की स्त्रियां छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर अपने पति को बताती हैं, रोने लगती हैं, और अपने मायके में भी उन्हीं छोटी मोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर अपने माता पिता को भड़काती है, जिससे अफवाह फैलती है और वह छोटी सी बात बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। प्रत्येक बहू को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी ससुराल की बात अपने मायके में तब तक ना बताए जब तक कि वो बहुत गंभीर ना हो। इतना कहने के बाद साधु महाराज वहां से चलने वाले थे, लेकिन पति पत्नी जो बूढ़े हो चुके थे उन्होंने कहा कि साधु महाराज, आपको वो वादा तो याद है ना जो आपने आते समय किया था। साधु महाराज कहने लगे, आप लोग मेरे सामने ये निश्चय करो कि आज से आप लोग अपनी बहू और बेटे को कभी परेशान नहीं करोगे। लड़की के सास ससुर ने कहा, महाराज, हम आपको वचन देते हैं, आपकी बातों का अनुसरण करेंगे। संगत जी, उसके बाद साधु महाराज ने बेटा और बहू से वचन लिया कि आज के बाद वे भी अपनी तरफ से बूढ़े माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं देंगे। ये वचन लेने के बाद साधु महाराज ने कहा कि पहले आप अपने वचन का पालन करो। जब तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, हम तभी तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। इतना कहकर वो सिद्ध महात्मा खड़े हो गए और अपनी कुटिया के लिए चले गए। जब लड़की के सास ससुर ने साधु के द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाया तो उनके घर में सुख शांति रहने लगी। जिस बहू का चेहरा देखते ही उन्हें चिढ़ होने लगती थी, अब वही बहू उन्हें संस्कारी बहू नजर आने लगी। बहू भी अब अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखने लगी। वे इस तरह से व्यवहार करने लगी जैसे वे उसके सास ससुर ना हों, बल्कि उसके सगे माता पिता हों। संगत जी, धीरे धीरे जब घर में शांति रहने लगी तो सबका मन प्रसन्न रहने लगा। इस तरह रहते रहते काफी समय बीत गया तो एक दिन लड़की की मां ने अपने पति से कहा कि हमारी बेटी को ससुराल में रहते हुए इस बार काफी समय हो गया है, लेकिन हमने कोई खोज खबर नहीं ली है। एक बार हमें बेटी की ससुराल जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वह कैसे रह रही है। लड़की के पिता ने कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही बेटी की ससुराल जाता हूं और जाकर पता करता हूं कि अब उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। संगत जी, अगले दिन जब लड़की का पिता अपनी बेटी की ससुराल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। सास ससुर भी उसकी बेटी के साथ माता पिता की तरह अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और पूरे घर में सभी लोग बड़े प्यार से और आनंद से रह रहे हैं। ये देखकर लड़की का पिता सोचने लगा कि ये वही परिवार है, वही हमारी बेटी है और वही इसके सास ससुर है जिनकी वजह से हम सब परेशान रहते थे। संगत जी, अपनी बेटी के घर में सुख शांति और प्रेम का वातावरण देखकर लड़की का पिता बहुत प्रसन्न हुआ और वह एक दिन वहां ठहरकर अगले दिन अपने घर लौट गया, क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो या उसके घर में कलह हो। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी बेटी का घर सुख शांति से भरा रहे। संगत जी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये साखी आपको जरूर पसंद आई होगी।